हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली मैराथन में हमने यहाँ तक के हमारे जो कंसेप्ट्स थे वो क्लियर कर चुके हैं। आज हम करेंगे कॉग्निशन एंड इमोशंस। यहाँ पर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा, बट मैं आपको बता देती हूँ। हमारे 3 टॉपिक्स बचे हैं। सबसे पहला है कॉग्निशन एंड इमोशंस, फिर है मोटिवेशन एंड लर्निंग, एंड उसके बाद जो लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो ये सब आप सिलेबस से मैच भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है कॉग्निशन एंड इमोशंस। तो कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन जो है संज्ञान हमारे मेंटल स्किल्स से रिलेटेड है। जो भी चीज़ें हम करते हैं जिसमें हमारी मेंटल स्किल्स का यूज़ होता है, हमारे दिमाग का यूज़ होता है, जहाँ पर भी आपको कॉग्निशन लिखा आ जाए वहाँ पर आप समझ जाना कि हमारे दिमाग से संबंधित कोई ना कोई चीज़ हो रही होगी। जैसे सोचना हो गया, लैंग्वेज हो गई हमारी, वो भी हम दिमाग में सोच कर ही बोलते हैं, मेमोरी हो गई, याद करने की क्षमता हो गई, किसी चीज़ के बारे में हमारी धारणाएँ हो गई। तो जिस भी चीज़ में हमारे दिमाग का यूज़ हो रहा है वो हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड होगी। तो कॉग्निशन का मोटा मोटा मतलब ये है कि हमारे दिमाग से रिलेटेड एक्टिविटीज कॉग्निशन के अंडर आती हैं। तो कॉग्निशन इज रिलेटेड टू मेंटल स्किल्स, परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारी किसके अंदर आई? कॉग्निशन के अंदर आई। कॉग्निशन इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज। तो जो भी नॉलेज को ग्रहण करने के लिए हम जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी हमारे दिमाग का यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कॉग्निशन। और कौन कौन से मेंटल प्रोसेस हम करते हैं? वो है हमारा परसीविंग, धारण करना, रिकॉग्निशन, याद रखना, कंसेप्ट फॉर्मेशन, किसी भी कंसेप्ट को अपने दिमाग में फॉर्म करके रखना, मतलब कि बातों को समझना, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो भी चीज़ हम किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए करेंगे, जो भी प्रोसेस, उसको हम कहेंगे मेंटल प्रोसेस, और मेंटल प्रोसेस कहलाएगा कॉग्निशन। अब आपने कॉग्निशन समझ लिया, अब हम आते हैं इमोशंस के अंदर। इमोशन क्या है? इमोशन वो सब चीज़ें हैं जो हम फील करते हैं, हमारी फीलिंग्स ही इमोशन है। यहाँ पर 2 मोर लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पर आएगा फीलिंग्स। तो इमोशंस क्या है? जो भी चीज़ें हम फील करते हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, वो है इमोशन। अब जे.बी. वॉटसन ने इमोशंस के लिए एक बहुत अच्छी बात बोली थी। जे.बी. वॉटसन ने कहा था कि एक बच्चे के अंदर बाय बर्थ, पैदा होते ही उसके अंदर 3 इमोशंस पाए जाते हैं, वो है फियर, एंगर और लव। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कैसे? वो पूछेगा कि जे.बी. वॉटसन के अकॉर्डिंगली बाय बर्थ बच्चे में कौन सा इमोशन नहीं है, और वहाँ पर वो 3 ऑप्शंस तो ये दे देगा और एक कोई और ऑप्शन दे देगा। तो जो गलत होगा उसको हमें टिक करना है। फियर, एंगर और लव। तो प्यार, गुस्सा और डर, ये 3 इमोशंस बच्चे के अंदर पैदा होते ही हमें देखने को मिलेंगे। ये बात कही थी जे.बी. वॉटसन ने। अब आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस है सही समय पर, सही मात्रा में, सही गलती पर सही बिहेव करना। यही लगा लो आपकी, अगर किसी ने गलती कर दी तो उस गलती के ऊपर आप सही समय पर उस बच्चे को डांटो, उस बच्चे को या इंसान को डांटो, सही मात्रा में डांटो। आपका अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पर आप सही मात्रा में इमोशंस को दर्शाओ, तो वो होगा हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो एरिस्टोटल ने एक बात कही थी कि गुस्सा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सही इंसान से सही मात्रा में, सही टाइम पर और सही गलती के लिए गुस्सा होना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सबके बस की बात नहीं है कि आप सही इंसान से सही समय पर, सही मात्रा में, सही गलती के ऊपर गुस्सा करो। तो हमें हमारे इमोशंस के ऊपर जब कंट्रोल हो जाएगा, जब हम इतने ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे कि हम बिना बात के गुस्सा ना करें, किसी से चिढ़े नहीं, और जब बिल्कुल पर्पस हो तभी हम कोई गुस्सा करें, और बिल्कुल सही अमाउंट पे करें, सही इंसान पे करें, इतना जब हमारे इमोशंस पे हमारा होल्ड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी एरिस्टोटल ने। अब इसके बाद आता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे पहले किसने इमोशनल इंटेलिजेंस की टर्म दी थी हमें, कि इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा भी कुछ होता है, जो बात मैंने अभी आपको सिखाई, तो वो था सैलोवे एंड मेयर। तो ऐसे जो वर्क्स है ना कि भाई सबसे पहले स्कैफोल्डिंग किसने दी, सबसे पहले मोटिवेशन किसने दिया, सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दी, तो ये स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे पहले सैलोवे एंड मेयर ने दी थी। अब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात किसने करी? उन्होंने एक बुक लिखी है, वाई इट कैन मैटर मेयर देन IQ बाय डैनियल गोलमैन। तो आपसे पूछ सकता है कि इमोशंस के ऊपर किसने काम किया, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस हमें किसने दी? तो वहां पर हमें डैनियल गोलमैन को टिक करना है, अगर हमारे पास ये ना पूछा गया कि फर्स्ट टाइम किसने बात की। इनका नाम आया क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में
हमें वर्ड दिया था। लेकिन डैनियल गोलमैन का नाम क्यों आया? क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया, इमोशंस के ऊपर काम किया है। तो जहाँ पर भी हमसे पूछा जाए कौन सा इंसान रिलेटेड है, तो हमें डैनियल गोलमैन को टिक करना है। और जहाँ पर ये पूछा जाए कि किसने पहली बार दिया था, तो सेल्वेन मेयर को हम टिक करेंगे। अब आ जाती है थ्योरीज ऑफ इमोशन। थ्योरीज ऑफ इमोशन में क्या है, हमारे पास 3 थ्योरीज हैं इमोशंस की। सबसे पहले जेम्स लैंगे थ्योरी, ये आपको याद करनी पड़ेगी, यहाँ से क्वेश्चन अब तक आया नहीं है, बट इस बार इमोशंस को दिया हुआ है तो शायद आ सकता है। तो इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर 2 इंसान थे, विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंगे। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे फिजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, जैसा हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, उससे जो है हमारे इमोशंस जो है वो प्रभावित होते हैं। स्टिमुलेट होना मतलब प्रभावित होना। तो हमारे फिजिकल रिस्पॉन्स, मान लीजिए मुझे पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब मैं डर रही हूँ, तो हमारे फिजिकल रिस्पॉन्स से हमारे इमोशंस प्रभावित होंगे। इन्होंने ये बात कही, ठीक है। तो ये बात किसने कही? जेम्स एंड लैंगे ने। इनने अपनी थ्योरी में कहा कि जैसा हमारा फिजिकल रिस्पॉन्स होगा, जैसी हमारी बॉडी बाहर से रिस्पॉन्स कर रही होगी, वैसे ही हमारे इमोशंस होंगे, हमारी बॉडी हमारे इमोशंस को प्रभावित करेगी। अब फिर इस थ्योरी आई कैनन एंड बार्ड की। तो कैनन एंड बार्ड ने कहा कि इमोशंस जो है ना वो फिजिकल रिस्पॉन्सेज लेके आते हैं, ना कि फिजिकल रिस्पॉन्सेज इमोशंस को लेके आते हैं। जब जेम्स एंड लैंगे ने ये थ्योरी कही कि भाई फिजिकल रिस्पॉन्सेज से इमोशंस आ रहे हैं, तो वो थ्योरी उनकी गलत हुई। और फिर कैनन ने कहा कि इमोशंस की वजह से फिजिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं, कि भाई मैं डर रही हूँ इसलिए मुझे पसीना आ रहा है, ना कि मुझे पसीना आ रहा है इसलिए मैं डर रही हूँ। हर सिचुएशन में ऐसे थोड़ी होता है कि भाई मुझे पसीना आ रहा है, भले ही मैं खेल के आई हूँ इसलिए मुझे पसीना आ रहा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि मुझे डर लगने लग जाएगा। इसीलिए कैनन बार्ड ने कहा कि अगर मुझे डर लग रहा है ना, इस वजह से मुझे पसीना आ रहा है, ना कि पसीने की वजह से मुझे डर लग रहा है। फिर उसके बाद में हमारी थ्योरी आती है स्कोस्टार सिंगर की थ्योरी, जिसमें है इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस, कि हम इमोशंस को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। कि जब नेगेटिव इंटरप्रिटेशन आया तो नेगेटिव इमोशन हुए, और जब पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन आया तो पॉजिटिव इमोशंस हुए। कैसे? जैसे कि कोई सिचुएशन हो गई, अब कोई तो किसी सिचुएशन में कोई तो सांप सामने आ गया तब भी नहीं डर रहा है, और किसी के सामने अगर छिपकली भी आ जाती है तब भी वो इंसान डर जाता है। तो उस चीज के बारे में यहाँ पर बात हुई कि हम सिचुएशन को जैसा इंटरप्रेट करेंगे, कि भाई छिपकली आ गई, मुझे छिपकली से डर लगता है, तो मेरे अंदर फियर का इमोशन आया जो कि एक नेगेटिव इमोशन था, तो मैंने सिचुएशन को नेगेटिवली इंटरप्रेट कर लिया। और भले ही वहां पर जो इंसान छिपकली से नहीं डरता उसके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो उसके पास पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन था कि क्या हो गया, छिपकली तो है, मैं कौन सा डरता हूँ छिपकली से, तो उसके पास पॉजिटिव इमोशंस आ गए। तो इस तरह से हमारे इमोशंस काम करते हैं कि जैसा इंसान सिचुएशन को समझता है, जैसा इंटरप्रेट करता है, वैसे ही उसके इमोशंस भी हो जाते हैं। तो ये 3 थ्योरीज थी। सबसे पहले थी जेम्स की, जिसने कहा कि फिजिकल की वजह से हमें इमोशंस रिस्पॉन्स होते हैं। फिर कैनन की, कि उसने कहा कि इमोशंस की वजह से हमारा फिजिकल रिस्पॉन्स जो है वो प्रभावित होता है। फिर स्कॉलर और सिंगर आ गया, इन्होंने कहा कि जैसा हम इंटरप्रेट करेंगे वैसे ही हमारे इमोशंस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक प्री रिक्विसाइट फॉर लर्निंग है, कि पहली शर्त है। पहली शर्त मतलब कि अगर आपको लर्निंग करनी है तो मोटिवेशन होना ही होना चाहिए। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो आप लर्निंग कर ही नहीं पाएंगे। आप सब अगर एचटेट को क्लियर नहीं करना चाह रहे ना, तो आप ये क्लास भी खोल कर नहीं देखोगे कि कौन पढ़े इसको, इससे अच्छा तो मैं कोई गाना लगा लेता हूँ। बट आपके अंदर मोटिवेशन है कि अब की बार हमें एचटेट क्लियर करना ही करना है, इसीलिए आप ये वीडियोस देख रहे हो और आप इसके साथ सीख रहे हो। तो लर्निंग की सबसे पहली शर्त क्या है कि बच्चे के अंदर जो है वो मोटिवेशन होना चाहिए। अब मोटिवेशन इज अ सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग, ये बात किसने कही? बीएफ स्किनर ने। ऐसी ही सिचुएशन मुझे लगता नहीं है होगी कि ये बात आपसे पूछी जाएगी, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो मोटिवेशन इज नॉट स्टिमुलस, इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस, ये बात किसने कही? गॉड्स हाउस ने ये बात कही कि जो मोटिवेशन है वो कोई स्टिमुलस नहीं है जिसकी वजह से हम प्रभावित हो रहे हैं, वो तो एक पूरा का पूरा अपने आप में एक प्रोसेस है। विच हेल्प्स अस टू स्टार्ट समथिंग टू परस्यू एंड अचीव, जो कि हमारी मदद करता है कि हम कुछ अचीव कर पाए। तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है। उसके बाद गॉर्डनफ ने क्या कहा? इट इज द प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे साथ स्टार्ट से लेके फिनिश तक चलता है, कि स्टार्टिंग में हमारे पास मोटिवेशन है तभी हम काम करेंगे, और जब तक वो काम फिनिश नहीं हो जाता तब तक हम मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये बात किसने कही? गॉर्डनफ ने। अब एटिमोलॉजी क्या है? किस चीज से बन के मिला है हमारा
मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से बन के मिला है जिसका नाम है मोटम, जिसका मतलब होता है टू मूव या फिर मोशन। टू मूव मतलब हिलना या फिर कोई काम करना, और इसका लैटिन में क्या नाम हुआ, मोटम, और मोटम से क्या बना, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन है एक इंटरनल एनर्जी, हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो हमें मोटिवेटेड करती है, अंदर से, हमारे अंदर से चीज निकल कर आ रही है कि मुझे ये काम करना है, तो उस चीज को हम क्या कहलाएंगे, उसको हम कहेंगे मोटिवेशन। बट मोटिवेशन कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। तो मोटिवेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी। इंटरनल कैसे, भूख लगी है, भूख लगी है तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा कि अब मुझे खाना चाहिए, तो भले ही मुझे कितनी नींद आ रही हो, जब भूख लगी है तो मैं उठ के मेरे लिए खाना बनाऊंगी, तो वो चीज क्या हुई, वो मेरा मोटिवेशन हुआ। और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या, एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि मैं ये काम कर देती तो मम्मी मुझे तारीफ कर देगी, तो वो तारीफ क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो वो क्या है, रिवॉर्ड क्या है, इंसेंटिव्स क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। कि मैम ने कहा कि बच्चे आप होमवर्क करके लाओगे तो मैं आप सबको टॉफी दूंगी, तो वो टॉफी क्या है, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन जो आपके अंदर से आए वो होता है इंटरनल मोटिवेशन। मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब लैटिन वर्ड आप पूछा जाए तो मोटम है जिसका मतलब है टू मूव, मोशन, और इंग्लिश वर्ड पूछा जाए तो मोटिव है विच इज डिफाइंड एज नीड। मोटिव का मतलब क्या है, नीड, जो कि हमारी सेटिस्फेक्शन को पूरा करेगी। अब आगे आ जाते हैं मोटिव्स, कितने प्रकार के मोटिव्स हमें दिए हुए हैं, नीड कितनी प्रकार की है हमारी, तो हमारी दो प्रकार की मोटिव्स हैं। पहला है बायोलॉजिकल, जो कि जैविक है, जन्मजात हमारे अंदर आया, जो कि सोना, खाना, पीना, ये सब जो जन्मजात हमारे अंदर। और फिर है सोशियोजेनिक मोटिव। सोशियोजेनिक मोटिव क्या है, जो सोसाइटी के दिखावे के लिए या फिर हम कहें सोसाइटी की नीड के लिए हमें चाहिए कि सोसाइटी ने कुछ बार्स रेस कर दी और ये हमारे पास होना ही होना चाहिए, जो कि है रिवॉर्ड, मनी, फेम, लोग मुझे पूछे, लोग मुझे जाने, लोग मेरी इज्जत करे, तो ये सारे क्या है, सोशियोजेनिक मोटिव्स है। और बायोलॉजिकल मोटिव्स क्या है, जो हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, वही कि नींद, प्यास और भूख। तो मोटिव्स हुए दो प्रकार के, बायोलॉजिकल मोटिव्स को हम प्राइमरी कहते हैं और सोशियोजेनिक को हम सेकेंडरी कहते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अब कितने प्रकार की मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन होती है दो प्रकार की। पहली है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि हमारे अंदर से आती है, जिसको हम पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं। कि पॉजिटिव मोटिवेशन होगी तो हम ज़्यादा समय तक मोटिवेटेड रहेंगे और हम ज़्यादा मेहनत भी करेंगे उस चीज़ पे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर इंटरनल। और दूसरी है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर एक्सटर्नल, जो बाहरी रूप में हमें मोटिवेशन दिखे कि एक टॉफी के लिए काम कर रहे हैं, पैसों के लिए काम कर रहे हैं, रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं, प्रेस के लिए काम कर रहे हैं। जो मोटिवेशन हम बाहर से हमें दी जाए और उसको हम एज अ मोटिवेशन लेके काम करना शुरू कर दें, तो वो होगी हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, और इसको हम कहीं ना कहीं नेगेटिव मानते हैं। इंट्रिंसिक लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन लाइज इनसाइड, कि हमारे अंदर से भूख, जिसको कहते हैं ना कि भाई इसको तो भूख है कि इसको नौकरी लगना ही लगना है, तो वो क्या है, उसके अंदर से आ रही है वो चीज़, वो मोटिवेशन उसके अंदर से अपने आप आ रहा है। और एक्सट्रिंसिक क्या है, एक्सटर्नल है, कि भाई किसी के डर की वजह से हम कार्य कर रहे हैं, किसी की तारीफ पाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया, वो एक्सट्रिंसिक है, जिसमें जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो एक्सटर्नल है, बाहरी है। टाइप्स ऑफ इंटरनल मोटिवेशन की क्या हो सकती है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, लर्निंग है, एटीट्यूड है, अचीवमेंट है, क्रिएशन है, साइकोलॉजिकल है। और एक्सट्रिंसिक क्या है, इंसेंटिव्स, फियर, पावर चाहिए, एफिलिएशन चाहिए कि भाई हाँ लोग नाम करें कि भाई इसकी वजह से काम हुआ है। जब हमें कुछ सीखना है तो वो मोटिवेशन हमारे अंदर से आएगी, हमारा जो एटीट्यूड है उसके लिए हमारी मोटिवेशन अंदर से आएगी कि आज तो मैं खुश रहूंगी भले ही चाहे कुछ मर्जी हो जाए। अचीवमेंट है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे एस्टेट क्लियर करना है। क्रिएशन है कि भाई आज तो मुझे वीडियो क्रिएट करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। साइकोलॉजिकल है कि मुझे खुद का ध्यान रखना है, मुझे खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये अंदर से आ रही हैं। और बाहर से क्या है कि भाई किसी के डर में हम कोई काम कर रहे हैं, पावर के लिए कोई काम कर रहे हैं, नाम करवाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, किसी रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, इंसेंटिव्स। अब साइकिल ऑफ मोटिवेशन एनसीईआरटी के अनुसार क्या चलती है कि सबसे पहले आएगी नीड आएगी, ज़रूरत आएगी, फिर होगी ड्राइव मतलब कि भूख, कि हाँ ये काम तो करना पड़ेगा। फिर होगा अराउजल मतलब कि अब तो हाई टाइम आ चुका है, अब ये काम करना ही पड़ेगा। फिर होगा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर हम वो काम करेंगे। फिर आएगी अचीवमेंट, हमने वो काम कंप्लीट कर दिया। फिर आएगा रिडक्शन ऑफ अराउजल, और अब हमारी जो नीड थी वो शांत हो गई, तो अब हमें वो काम करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से लेकर चलते हैं। हमने मान लिया कि हमें हमारा एस्टेट क्लियर करना है, आपकी बार नीड आई हमारे पास, ठीक है। फिर हमने कहा कि ठीक है सिलेबस वगैरह देख लेते हैं, तो हमने क्या किया, थोड़ा काम करना शुरू करा। बट जब हमारा बिल्कुल टाइम पास आ गया, तो जब हम जागे हैं, अराउजल आया है हमारा कि तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कल से मैं सारा काम कंप्लीट करूंगा, फिर हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे। फिर अगर हमारा एस्टेट क्लियर हो गया, तो जो अराउजल आई थी, जो काम करने की हमारे मन में इच्छा आई थी, वो कम हो जाएगी कि अब तो एस्टेट हो ही गया, अब क्या करना है, और फिर हमारी नीड भी खत्म हो जाएगी। फिर किसी और चीज़ की नीड चलेगी कि अब वैकेंसी आई है तो उसके लिए पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जो साइकिल ऑफ मोटिवेशन है वो चलती है। हिलगार्ड के अनुसार 3 चीज़ें हैं मोटिवेशन की साइकिल के अंदर। सबसे पहले है नीड आई, ड्राइव, हमें काम करने की आवश्यकता लगी कि हाँ ज़रूरत है तो काम करते हैं, और फिर इंसेंटिव मिल गया। इंसेंटिव क्या है, इंसेंटिव है कि जो काम हमने किया उसका हमें रिवॉर्ड मिल गया। तो यहाँ पर हिलगार्ड के अकॉर्डिंगली 3 है, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो ये आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। उसके बाद में आती है हमारे पास मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो ने हिरार्की ऑफ नीड्स नाम की थ्योरी दी, जिसके 5 लेवल हैं, और ये हमें याद होना चाहिए किस लेवल में क्या है। तो सबसे पहला लेवल हमारे पास आता है जिसमें साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स वो नीड्स होती हैं जो जन्मजात हमारे अंदर होती है, भूख की, प्यास की, ये सारी चीज़ें। तो हवा हमें चाहिए, पानी चाहिए, फूड चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, शेल्टर चाहिए, कपड़ा चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये सारी क्या है, हमारी फिजिकल नीड्स के अंदर आता है, जो जन्मजात हमारे अंदर आई है कि ये चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए। जब हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद हमें चाहिए सेफ्टी नीड्स, कि हमें कोई प्यार करे, हमारी कोई सिक्योरिटी करे। जैसे एक बच्चे को अपनी माँ की ज़रूरत होती है कि माँ मुझे प्रोटेक्टेड रखेगी। एम्प्लॉयमेंट चाहिए एक एडोलिसेंट को, या फिर हम कहें एडल्टहुड में आकर हमें सेफ्टी के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए कि भाई आगे फैमिली होगी तो उनके लिए खाना वगैरह सबकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। हेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ हो तभी हम सेफ रह पाएंगे, वरना हम तो खुद का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। प्रॉपर्टी वगैरह होगी, तो ये आई सेफ्टी नीड में। प्रॉपर्टी, घर और जो ज़मीन वगैरह लोगों को क्यों चाहिए, आगे फ्यूचर के लिए चाहिए। गोल्ड लोग स्टोर करके रखते हैं कि गोल्ड इकट्ठा कर लेते हैं, आगे फ्यूचर के लिए चाहिए कि कभी काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें किसमें, सेफ्टी नीड में। जब आपके साइकोलॉजिकल नीड्स, जो आपको भूख प्यास घर वगैरह थे, वो मिल गया, फिर आपको सेफ्टी नीड्स मिल गई कि भाई आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, हेल्थ मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई। अब आपको चाहिए लव, कि अब मुझसे मैंने सब कुछ कर लिया, मुझे कोई प्यार दे। तो हमारे दोस्ती जो हो गई, इंटीमेसी हो गई, कनेक्शंस विद फैमिली हो गए, मैरिज हो गई। तो ये सब किसके अंदर आया, लव एंड बिलोंगिंगनेस के अंदर। अब ये सब भी मिल गया, आपकी शादी हो गई, दोस्त बन गए, फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन है। अब हमें चाहिए कि अब जब मैंने इतना कुछ कर लिया कि सबसे पहले मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, मुझे खाना वगैरह मिल गया, अब मेरी सेफ्टी की नीड्स भी पूरी हो गई, मैंने अच्छी ज़मीन जोड़ ली, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मेरी शादी भी होगी। अब मुझे चाहिए रिस्पेक्ट, सोसाइटी मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी भी कोई फीलिंग्स है, मेरा भी कोई स्टेटस हो, मुझे आज़ादी चाहिए कि भाई मेरी चलनी चाहिए। तो ये सब आया एस्टीम नीड्स में। और जब वो भी चीज़ें पूरी हो गई, आपको रिस्पेक्ट मिली, आपका स्टेटस हुआ सोसाइटी के अंदर, आप एक अच्छे इंसान के रूप में जाने लग गए, तब आपको होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, कि अब मुझे वो बनना है जो मेरी पूरी कैपेसिटी है। अगर आप SI हैं तो अब आप कहेंगे कि मैं बनूंगा IG, क्योंकि अब मुझे चाहिए पावर, कि मैं आगे तक जा सकता हूँ और उसे मैं अचीव करूँगा। तो इन थ्योरीज को हम थोड़ा डीप में देखते हैं। तो ये जो है वो लोअर से हायर की तरफ जाती हैं कि भाई सबसे पहले हमारे पास साइकोलॉजिकल नीड्स आएंगी, फिर सेफ्टी आएगी, फिर लव आएगा, फिर रिस्पेक्ट आएगी, फिर उसके बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल नीड्स में सर्वाइवल नीड्स की जो हमें जीने के लिए आवश्यक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें खाना मिले, हमें पानी मिले, हमें ऑक्सीजन मिले। अगर हम जी नहीं पाएंगे, इनमें से किसी की भी कमी होती ही तो डेथ हो ही जाती है कुछ टाइम के बाद में। तो इसलिए सबसे पहले सर्वाइवल नीड्स आएंगी, साइकोलॉजिकल नीड्स आएंगी, जो हमें जन्मजात से हमारे अंदर होती है और हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में सेफ्टी नीड्स आएंगी, तो हमें अब प्रोटेक्शन चाहिए डेंजरस ऑब्जेक्ट से, कि भाई कोई हमें आकर मार ना दे, हम बीमार ना हो जाएं किसी भी तरीके से, तो हमें सेफ्टी चाहिए अपने लिए। फिर उसके बाद में लव एंड बिलोंगिंगनेस की अब सेफ्टी हो गई, तो अब मुझे थोड़ा सा प्यार भी चाहिए सोसाइटी में, कि भाई लोग मुझसे प्यार करें, मेरे दोस्त बने, कनेक्शंस हो मेरे। तो इसमें आ गया हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब कनेक्शंस हो गए तो कनेक्शंस मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, वो आ गई हमारी एस्टीम नीड्स में।
फिर आ गई हमारी कॉग्निशन नीड्स, ये उस थ्योरी के अंदर नहीं है, बट कॉग्निशन नीड्स क्या है आप जान लीजिए कि जब हमारे अंदर पढ़ने के लिए इच्छा हो, जब हमें चाहिए कि अब हमारे अंदर और नॉलेज होनी चाहिए, किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी है, किसी चीज़ के बारे में जानना है, तो वो हो गई आपकी कॉग्निशन नीड्स में। फिर उसके बाद में है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें है कि आप रियलाइज करोगे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और अब मुझे वो करना है, मुझे अचीव करना है, मुझे सबसे बड़े लेवल पर जाना है, तो वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये हाईएस्ट पोटेंशियल है और इसमें क्या है कि आप कुछ भी बन सकते हो, आप जो सोचोगे आप वो बन जाओगे। तो वो किसके अंदर है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर, कि बिकमिंग एवरीथिंग वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, वो सब बनना जो आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, तो वो सब किसके अंदर आएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर। मैं होप करती हूँ आपको मैस्लो की थ्योरी समझ आई है। अब है मैकलेंड की नीड मोटिवेशन थ्योरी। इसमें से सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट अब की बार पूछ सकते हैं क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। तो इन्होंने 3 तरीके की नीड बताई है। सबसे पहले नीड फॉर अचीवमेंट, की कुछ उपलब्ध करने के लिए, फिर है नीड फॉर पावर, सत्ता के लिए, और फिर है नीड फॉर एफिलिएशन, संबंधों के लिए। तो ये 3 तरीके की नीड्स हमें दिखती है कि सबसे पहले हमको कुछ अचीव करना है तो वो, फिर हमें कुछ पावर भी चाहिए होगी, और फिर हमें कुछ रिश्ते भी चाहिए होंगे। तो उन्होंने इन 3 प्रकार की नीड की बात करी। अब 3 तरीके की नीड क्या है? परफॉर्मेंस और ओरिएंटेशन। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन कब होगी? जब हम परफॉर्मेंस करेंगे, जब हम किसी चीज़ के लिए, तो वो अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं कि हमें रिवॉर्ड मिले कुछ ना कुछ बदले में, हमें कुछ ना कुछ प्रेज मिले, हमें कुछ मिले, अचीव करें हम कुछ। फिर है सत्ता के लिए, तो सत्ता हमें क्यों चाहिए? ताकि हम फेलियर को अवॉइड कर सके, हमें किसी से डर ना लगे। तो मोटिवेशन ड्यू टू फियर ऑफ फेलियर, की हमें फेल ना होना पड़े। और फिर है मास्टरी ओरिएंटेशन, की मोटिवेशन फॉर मास्टरी नॉलेज गेन। तो ये 3 तरीके की मोटिवेशन ओरिएंटेशन में 3 तरीके का आया। तो वो क्या है कि सबसे पहले हम परफॉर्मेंस करेंगे जिससे हमें रिवॉर्ड चाहिए, प्रेज चाहिए। फिर फेलियर अवॉइडेंस होगा कि भाई हम फेल ना हो जाए। फिर होगी मास्टरी ओरिएंटेशन, कि अब मुझे उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर मास्टरी करनी है। तो इन 3 तरीके से हम काम करते हैं। कि कुछ लोग काम करते हैं कि सिर्फ एस्टेट में 90 मार्क्स आ जाएं, मेरे लिए बहुत है। जब हमारे स्कूल में टेस्ट होते थे तो हम कैसे काम करते थे कि बस फेल ना हो जाए, जितने नंबर आए ठीक है। तो वह है फेलियर अवॉइडेंस। और मास्टरी ओरिएंटेशन क्या है? जो टॉपर्स करते हैं कि मुझे पूरी नॉलेज होनी चाहिए जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में, तो वो हो गई मास्टरी ओरिएंटेशन के अंदर। अब है अप्रोचेज ऑफ मोटिवेशन। तो साइको एनालिटिकल अप्रोच में सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा कि मोटिवेशन जो है वो है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है, जो कि थैंटोस और इरोस की लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। थैंटोस क्या है? कि डेथ इंस्टिंक्ट, जो बुरी चीज़ें हैं जो हमें डेथ की तरफ लेकर जाती हैं, वो है थैनेटोस। और इरोस क्या है? लाइफ इंस्टिंक्ट, जो हमारे जीवन को जीने में हमारी मदद करती है। एक तो इंसान है जो किसी भी चीज़ से खुश नहीं है, वो है थैंटोस। और जो इंसान अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहता है वो है इरोस। तो ये लाइफ इंस्टिंक्ट। तो यहाँ पर साइको एनालिटिकल के अंदर मेन जो बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि मोटिवेशन को इन्होंने कहा है कि मोटिवेशन इंटरनल होती है। अब है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। तो इन्होंने क्या कहा कि जो मोटिवेशन है ना वो एक्सटर्नल होती है, हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करती है कि अगर हमें रिवॉर्ड मिल रहा है ना तो हम अच्छा बिहेवियर करेंगे, अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल होती है। फिर है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इन्होंने कहा कि जो मोटिवेशन है वो इंटरनल होती है। हमारे को मोटिवेशन क्यों चाहिए? कि भाई सेल्फ फुलफिलमेंट हो, सेल्फ एस्टीम हो, हम खुद की नज़रों में क्या चीज़ है, ये जो चीज़ जो ये मोटिवेशन आती है कि भाई हाँ मैं ये कर सकता हूँ, खुद का खुद पे बिलीव होना, ये हमारी इंटरनल मोटिवेशन है। फिर है कॉग्निटिव अप्रोच। तो इसने भी कहा कि जो मोटिवेशन है वो इंटरनल है। और मोटिवेशन कैसे आएगी हमारे अंदर? क्यूरियोसिटी की वजह से, कि भाई हमें इच्छा होगी किसी चीज़ को जानने की, तो वो है कॉग्निटिव अप्रोच में। तो सबसे इजी तरीका मैं बता देती हूँ कि सिर्फ बिहेवियरिज्म में बात की गई है कि जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल है, बाहर की चीज़ों को देखकर हम बिहेवियर में चेंजेस कर लेंगे। बाकी साइको एनालिटिकल, ह्यूमनिस्टिक और कॉग्निटिव हर एक टर्म के अंदर इंटरनल मोटिवेशन बताई गई है। अभी आ जाते हैं मैकडूगल के अकॉर्डिंगली 14 इंस्टिंक्ट्स। तो उन्होंने 14 इंस्टिंक्ट्स बताए हैं कि भाई क्या सिचुएशन में हमारा कैसे इमोशंस होंगे। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है एचटेट के अंदर। तो ये सारे आपको याद करना है कि जब कॉम्बैट है तो हम क्रोध होंगे, जब रिपल्शन है तो हम डिस्गस्ट होंगे, हेट होंगे, क्यूरियोसिटी है तो वंडर होंगे, जिज्ञासा है तो आश्चर्य होगा, सबमिशन है तो नेगेटिव सेल्फ फीलिंग होगी, फूड सीकिंग है कि भाई फूड को
खोज हो रही है तो ज़रूर भूख लगी होगी, सेक्स है तो लस्ट है, पेरेंटल केयर है तो इमोशन होगा, लव होगा। तो ये इंस्टिंक्ट्स आपको सारे के सारे 14 के 14 याद होने चाहिए। मैच के अंदर पूछे जाते हैं कि लाफ्टर है तो अम्यूजमेंट है, एक्विजिटिवनेस है तो फीलिंग ऑफ ओनरशिप है, कंस्ट्रक्टिव है तो क्रिएटिवनेस है, सेल्फ एजर्शन है तो पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग है, अपील है तो डिस्ट्रेस है, एस्केप है तो फियर है, और ग्रिगेरियसनेस है तो लोनलीनेस है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ग्रिगेरियसनेस है तो क्या होगा, लोनलीनेस होगी, या फिर लोनलीनेस है तो ग्रिगेरियसनेस होगा। तो इस तरीके से आपको ये दोनों पेयर्स में याद करने हैं 14 के 14। अब मोटिवेशन हमें क्यों चाहिए, ये टॉपिक हमें दिया भी हुआ है कि मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो मोटिवेशन हमें क्यों चाहिए, ताकि हम हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें, हम हमारा इंटरेस्ट को क्रिएट कर सकें, हम हमारी अटेंशन को एकजुट होकर यूज़ कर सकें। ये ना हो कि अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है ना तो आप 2 मिनट पढ़ोगे और फिर आप कहोगे कि चल यार छोड़, एक गाना सुन लेता हूँ। बट अगर आप मोटिवेटेड हो तो कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आप अंदर से ये चीज़ सोचेंगे कि नहीं, मुझे काम करना है, मेरा एग्जाम है, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे। इसलिए ज़रूरी है मोटिवेशन। रेडीनेस टू लर्न है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है कि भाई हम ऐसे ही हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सारा जो है हमारा ध्यान, हमारा समय, सब कुछ हम अपनी काम के ऊपर लगा देंगे अगर हम मोटिवेटेड है। तो गोल की अचीवमेंट के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। अब वेज टू मोटिवेट, बच्चे को हम कैसे मोटिवेट करें, तो हम बच्चे की प्रेज करके उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वाह बेटा शाबाश, आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छे हो, तो बच्चा मोटिवेट होगा। फोकसिंग ऑन नीड, कि इंसान अपनी नीड पर, अपनी ज़रूरत पर फोकस करे कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। और जब आपको ये फील होगा कि हाँ मुझे एचटेट का पेपर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप क्या, आप अंदर अपने आप मोटिवेशन आएगी और आप खुद से उस काम पर जुट जाओगे। लेवल ऑफ एप्रिसिएशन बाय इंक्रीजिंग, कि भाई जो आपकी एस्पिरेशन है, जो आपकी आकांक्षा है, खुद से, खुद के लिए जो आप चीज़ें सोचते हो कि भाई बस मैं एचटेट क्लियर कर लूँ, जब आप एचटेट क्लियर कर लोगे तो आपके अंदर एस्पिरेशन आ जाएगी कि अब अगर मैं एचटेट क्लियर कर सकता हूँ ना तो मैं स्क्रीनिंग भी कर लूँगा। तो वो क्या है, एस्पिरेशन है, जो आप खुद से एस्पायर करते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, तो वो आप इंक्रीज कर सकते हो। बाय यूजिंग ऑडियो, वीडियो, विजुअल एड्स, कोई मूवी ऐसी दिखा दी, कोई गाना ऐसा सुना दे जिससे बच्चा मोटिवेट फील करना शुरू कर दे। बाय क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ऐसा दिया कि बच्चा मोटिवेट हो रहा है कि हाँ मैं भी ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, और इसके साथ हमारी सीडीपी की मैराथन जो है कंप्लीट, सभी टॉपिक्स के साथ कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक रिवीजन सेशन लेके आऊँ हमारे एग्ज़ाम से पहले, जिसमें हम शॉर्ट टर्म के अंदर पूरी सीडीपी एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दें। तो शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, कि बच्चे से रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं कि बच्चे को कोई डिजीज़ हो गई, बच्चे का इमोशन सही से नहीं है, उसका आज मूड नहीं है पढ़ने का, तो ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग को। टीचर रिलेटेड फैक्टर्स हो गए कि टीचर को अच्छे से नॉलेज ही नहीं है, पढ़ाना नहीं आ रहा, अलग अलग मेथड्स यूज़ नहीं कर रहे, तो वो क्या टीचर रिलेटेड फैक्टर हो गए। कंटेंट रिलेटेड फैक्टर, कि जिस बुक से पढ़ा रहे हैं वो बच्चों की लेवल की नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा इजी लेवल है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स छोटे हैं, तो ये क्या कंटेंट रिलेटेड फैक्टर हो गया। और एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, कि बच्चे को घर पे वातावरण सही नहीं मिल रहा, स्कूल में दोस्त परेशान कर रहे हैं, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। अब आते हैं लर्नर रिलेटेड फैक्टर। सबसे पहला है हमारे पास लर्नर रिलेटेड फैक्टर, कि बच्चे का मोटिवेशन लेवल लो है, इस वजह से वो, उसकी जो लर्निंग है वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो हमें फैक्टर्स देख लें कि भाई क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्प भी करते हैं, और अगर वो फैक्टर्स ना होंगे तो जिससे हमें प्रॉब्लम भी होगी। बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, बच्चा किस तरीके से सीखता है, सुन के ज़्यादा सीखता है, लिख के ज़्यादा सीखता है, बच्चे की एज क्या है, मैच्योरिटी क्या है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, मंदबुद्धि तो नहीं है कभी बेचारा, या फिर ज़्यादा ही क्रिएटिव है इसलिए वो सही से सीख नहीं पा रहा, प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं, बच्चे को कोई थकान तो नहीं है, कोई फिजिकल या मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ें जो है वो है लर्नर अफेक्टेड। अब है टीचर रिलेटेड फैक्टर, क्या हो सकते हैं कि टीचर कैसे प्रेजेंट कर रहा है, कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, टीचर को कितना एक्सपीरियंस है, टाइम टेबल कैसा है, कितनी नॉलेज है साइकोलॉजी की और सब्जेक्ट की। तो ये सारे क्या हो गए, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स हो गए। फिर है कंटेंट रिलेटेड फैक्टर, कि नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, कैसा कंटेंट हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, साइज क्या है, कितने पेजेस का चैप्टर है,
सीक्वेंस क्या है, ये ना हो कि कोई टॉपिक कहीं और कोई टॉपिक कहीं है। लैंग्वेज स्टाइल क्या है, भाषा वोकेबलरी का यूज़ ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कर रखा बच्चे के अकॉर्डिंगली। एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स में क्या जाता है कि स्कूल का एनवायरमेंट कैसा है, कहीं पर उसे परेशानी तो नहीं हो रही, फैमिली का एनवायरमेंट कैसा है, घर पर सभी कुछ ठीक है या नहीं, जहाँ पर बच्चा खेल रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, और उस सोसाइटी का एनवायरनमेंट कैसा है, कहीं कोई उसे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो इन ये जो सारी चीज़ें हैं ये बच्चे को अफेक्ट करेगी लर्निंग के अंदर। तो ये थी हमारी सीडीपी की लास्ट मैराथन। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक बचा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्द पूरी कोशिश रहेगी कि रिवीजन सेशन आए, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।